तो ओके, मोस्ट वेलकम आप सभी का। आज हम लोग करेंगे 4 सितंबर 2024 का पेपर। तो ये पेपर चूंकि 27 अगस्त को हुआ था, तो राजस्थान के एक सेंटर पे नेट नहीं चला या ऐसा कुछ इश्यू आया सिस्टम में, वो कैंसिल हो गया था। तो एक जगह का, तो ये फिर से पेपर कराया गया 4 सितंबर को, केवल वहां के बच्चों के लिए जहां जहां कैंसिल हुआ था। तो उस पेपर को हम लोग करेंगे। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर टू सर्टिफाई इन अकॉर्डेंस विद लॉक्स व्यूज ऑफ नॉलेज। तो क्या है कि लॉक के ज्ञान के दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित को निश्चितता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, फिलोसफी में जब आरोही अवरोही आए, तो आरोही का मतलब जो आप जानते हैं उसी तरह से कर दिया करिए, अवरोही आए तब थोड़ा सा सावधान हो जाइए। तो इसका आंसर क्या होगा फिलहाल? आपने सर वो SDI का बताया था, वहां से तो अपन कर ही लेंगे, लेकिन ये नेचुरल साइंस डी जो है। आई, तो इसका, हाँ, इसका थर्ड आंसर लगा दीजिए, ABCD। नेचुरल साइंस, देखिए एक इसमें अलग से ऐड कर दिया गया है। तो हम जानते हैं कि हाईएस्ट नॉलेज जो होता है वो इंट्यूटिव नॉलेज होता है। इंट्यूशन का जो ज्ञान होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो हमें लास्ट में इसी को रखना है। नेचुरल नॉलेज मतलब हालांकि कहीं मिला नहीं नैसर्गिक विज्ञान, तो ये अनुभव से ही संबंधित है। नैसर्गिक विज्ञान मतलब पहले अनुभव है, फिर सेंसिटिव नॉलेज है, फिर डिडक्श डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज है, फिर इंट्यूशन है। तो फिलहाल आंसर तो तीसरा ही होगा ना। सर लॉक क्या नॉलेज को भी डिफाइन करते हैं? हाँ, लॉक भी करते हैं, स्पिनोजा भी करते हैं। कहते हैं कि ज्ञान हमें तीन तरह से प्राप्त होता है ना। लॉक ने ज्ञान मीमांसा के तीन तीन प्रकार के प्रामाणिक ऑथेंटिक नॉलेज के थ्री टाइप्स बताए हैं, तो वही हैं SDI। तो लॉक भी करते हैं, और कौन करते हैं? स्पिनोजा करते हैं, इंडियन फिलोसफी में राधा कृष्णन करते हैं, और इकबाल करते हैं। और भी बहुत सारे लोग करते हैं। हम लोग शायद एक बार देख रहे हैं या देखेंगे। तो ये तीन तरह के ज्ञान है ना। सेंसिटिव नॉलेज ये इंद्रियानुभविक ज्ञान है। इससे क्या कौन सा ज्ञान होता है? मूल गुण उपगुण जो भी होते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज जो है ये उपपत्ति मूलक है। उपपत्ति मूलक जो युक्तियों से, जो आर्ग्यूमेंट बाई आर्ग्यूमेंट जिसको हम जानते हैं, ये इससे ईश्वर का ज्ञान होता है। और इंट्यूटिव नॉलेज ये हाईएस्ट ज्ञान है। इससे किसका ज्ञान होता है? आत्मा का ज्ञान होता है। ठीक है, इससे हमारी आत्मा का ज्ञान होता है। तो फिलहाल आंसर ABCD लगाइए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो एक चीज और एक जगह पे है कि लॉक कहते हैं जब दो प्रत्ययों की संगति या असंगति असंगति का ज्ञान तीसरे प्रत्यय के माध्यम से होता है, तो उसे निदर्शनात्मक कहते हैं। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज कहते हैं। जैसे गणित, लॉजिक, नीति शास्त्र, इस प्रकार के ज्ञान है। और जब दो प्रत्ययों फिर कहते हैं जब दो प्रत्ययों की संगति या असंगति का ज्ञान बिना किसी तीसरे प्रत्यय के माध्यम से होता है, तीसरे की जरूरत नहीं रहती, तब वो अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान होता है। और ये जो होता है इंद्रियजन्य ज्ञान, ये संवेदनात्मक होता है। इसमें हम सरल या जटिल प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हाल ये आपको याद रखना है ना, ये आपके सिलेबस में भी है। 3 कैटेगरीज ऑफ नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज, ऐसे करके। Who among the following thinkers advocate the view that for philosophy to be a rigorous science, it must return to what is given in experience in its generality prior to all theorizing and interpretation? तो क्या है? कौन से चिंतक इस मत के पक्षधर हैं कि दर्शन को यदि कठोर विज्ञान बनाना है, तो सभी सैद्धांतिकरण तथा अर्थ निरूपण के पूर्व इसे अनिवार्यतः अनुभव में प्रदत्त सामान्य गुण की ओर लौटना होगा। हाँ, ये हुर्सल कहते हैं ना। हुर्सल कहते हैं कि चेतना के सार तत्व के वैज्ञानिक ज्ञान के लिए हुर्सल दर्शन को कठोर विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते थे। यानी कि बुद्धि के बारे में,
हम्म? बुद्धि के बारे में वैज्ञानिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए हुर्सल दर्शन को कठोर विज्ञान बनाना चाहते थे। तो इसका सेकंड होगा। आई आई मिसट्रस्ट all systematizers and avoid them. The will to a system is lack of integrity. This view can be attributed to which of the following thinkers? मैं सभी तंत्र व्यवस्थापकों पर अविश्वास करता हूँ तथा उनसे बचता हूँ। किसी तंत्र के प्रति इच्छा शक्ति सत्यनिष्ठा का अभाव है। यह किसका है? यह कथन किसका है? हिंदी में लिखा है। नींद से है क्या सर ये? इसका नींद से है ना। ठीक। इच्छा शक्ति तो नींद से ही बढ़ा सकता है। हाँ, देखिए नींद से कहते हैं कि मैं किसी सिस्टम नींद से किसी भी सिस्टम बनाने के खिलाफ थे। जैसे हीगल कांट तो अपना बनाए थे। उनका मानना था कि जीवन बहुत जटिल है, बहुआयामी है, बदलता रहता है, इसे कठोर प्रणाली में कैद नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सिस्टम की जगह स्वतंत्र, रचनात्मक और मल्टी डायमेंशनल यानी बहुविध चिंतन होना चाहिए, है ना। तो फॉर नीत्शे ट्रुथ इज डायनेमिक नॉट सिस्टम बाउंड। ट्रुथ क्या है? गति डायनामिक है, वो किसी उसमें बंधा हुआ नहीं है। तो आंसर हम लगाएंगे सेकंड। नीत्शे बिलीव दैट क्रिएटिंग अ क्लोज्ड total system of thought is dishonest because life is fluid, chaotic and cannot be boxed into formulas. उसको फार्मूलों में बंद नहीं कर सकते। तो ठीक। हाँ, तो ये बुक्स हैं लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। मैंने सर मैं थोड़ा नीत्शे के बारे में कहूंगा। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी का मैंने एक वो वीडियो देखा था। उन्होंने उसमें कहा कि नीत्शे ने पूरे जीवन भर लोगों की विल पावर, इच्छा शक्ति इस पर काम किया और अंत में बड़ा ही घुट के एकांत में और पता नहीं कैसे जो है मरा वो। तो ऐसे लोग तो भी ऐसे ही होता है। लोग कहते हैं पागल होते। इसके ऊपर एक मूवी है व्हेन नीत्शे वेप्ट, आप उसको देख सकते हैं कि उनकी पूरी लाइफ के ऊपर वो मूवी बनी हुई है और बड़े आसानी से यूट्यूब में मिल जाएगी। तो जिनकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है वो देख सकते हैं वहाँ पे। तो उसमें यही बिल्कुल। रीजन है कि कैसे क्या हुआ, कैसे उन्होंने सरवाइव किया और कैसे लास्ट में वो घुट के और फिर बिस्तर पे रह के वो उनकी डेथ हुई थी। तो देखिए ये हम लोगों ने देखा फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड भी बोलते हैं ना, हीगल की बुक है। लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एक है, फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशंस वो किसकी है? फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशंस विटगेस्टाइन की। विटगेस्टाइन। और लॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हुर्सल। गुड। विटगेस्टाइन की अनसर्टेनिटी। देखिए रसेल की है प्रिंसिपिया मैथमेटिका। आप बताएंगे कि रसेल ने इस बुक को किस और किसी के साथ लिखा था? मतलब इसके को राइटर भी हैं, सह लेखक हैं दो लोग, रसेल, हाँ, एन वाइटहेड, अल्फ्रेड नॉर्थ वाइटहेड। एक बार पीजी किसी के एग्जाम में आया था यूपी पीजीटी में कि रसेल ने इस पुस्तक को किसके साथ लिखा? तो प्रिंसिपिया मैथमेटिका को आर एन व्हाइट और रसेल दोनों हैं। तो आंसर कौन सा लगाइए? फोर्थ लगाइए। सर जी एन वाइटेड वही है ना जिन्होंने प्लेटो की फिलॉसफी को बेस्ट फुटनोट्स बोला था कुछ ऐसे? जितनी फिलॉसफी है बाद की वो प्लेटो के दर्शन की पाद टिप्पणी है, फुट नोट है प्लेटो का। जी। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ्स आर चैलेंज्ड बाय ह्यूम? किन मान्यताओं को ह्यूम ने चैलेंज किया, ह्यूम ने चुनौती दी? तो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉजेशन, कारणता के सिद्धांत को चुनौती दिया था। दिया था ना, कारणता सिद्धांत को नहीं मानते। बोलते हैं कि तीन चीजें होती हैं जिनकी वजह से हम उसमें कारण कार्य संबंध मान लेते हैं। वो तीन चीजें कौन सी हैं? वो तीन बातें क्या है? समीपता, कंटिन्यूटी, सक्सेशन, पूर्ववर्तीता और अनिवार्यता का संबंध, नेसेसरी कनेक्शन। इनकी वजह से हम मान लेते हैं तीन संबंध है।
रैशनैलिटी ऑफ इंडक्शन, आगमन की तर्क बुद्धिवादिता, आगमन की समस्या को भी इन्होंने इंडक्शन को भी इंडक्शन की समस्या को ह्यूम की समस्या भी कहा जाता है। तो जैसे जो कुछ हो रहा है वो जरूरी नहीं कि रेगुलर होता ही रहे ना, तो इसको भी इन्होंने चैलेंज किया। एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाह्य जगत का अस्तित्व, तो ना तो ईश्वर जगत द्रव्य किसी की सत्ता नहीं मानते ना, इसको भी चैलेंज किया। एग्जिस्टेंस ऑफ अ परमानेंट सेल्फ, पर स्थायी आत्मा का अस्तित्व, ये भी नहीं मानते। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, सरल एवं सम्मिश्र प्रत्ययों के बीच भेद, यही मानते हैं। बाकी आंसर क्या हो जाएगा फिर? ए बी सी डी कहाँ पे है? ये लास्ट वाला सर लॉक का है क्या? देखिए लास्ट वाला ना लॉक का भी है, इनका भी है। हम्म। हाँ, तो दोनों में अंतर भी कुछ होगा, क्या है? देखते हैं क्या है। देखिए जिस तरीके से लॉक में सरल प्रत्यय और मिश्र कॉम्प्लेक्स सिंपल आइडिया और मिश्र आइडिया में डिफरेंट किया, वैसे ह्यूम ने भी किया। तो लॉक के अनुसार सरल प्रत्यय वे हैं जो संवेदन या स्वसंवेदन या दोनों से प्राप्त होते हैं, तथा मिश्र विज्ञान वे हैं जो आत्मा को जिनको आत्मा सरल विज्ञानों के मिश्रण से बनाती है। कॉम्प्लेक्स आइडियाज वे हैं जो आत्मा बनाती है सरल विज्ञानों को मिलाकर। तो ह्यूम क्या कहते हैं? ह्यूम कहते हैं नहीं, सरल विज्ञान वे हैं जो अपने मूल संस्कारों के प्रतिरूप होते हैं, और मिश्र विज्ञान वे हैं जिनके मूल संस्कारों का होना अनिवार्य नहीं है। मतलब कॉम्प्लेक्स आइडियाज में मूल नहीं, सिंपल आइडियाज में मूल संस्कार होते हैं और कॉम्प्लेक्स आइडियाज में जरूरी नहीं होते हैं कि हो ही। तो ह्यूम के अनुसार ह्यूम कहते हैं कि संस्कारों और विज्ञानों में सादृश्य संबंध होता है। अब देखिए इनकी एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? ट्रिटाइज क्या है? मानव स्वभाव पर ग्रंथ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर ना, ये बोलते हैं ना, जी सर। ट्रिटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर। तो इसमें ह्यूम इस बुक में ह्यूम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि देखिए सिंपल परसेप्शन आर इम्प्रेशंस एंड आइडियाज, मतलब सिंपल आइडियाज आर सच एज एडमिट ऑफ नो डिस्टिंक्शन नॉर सेपरेशन। कहते हैं सरल प्रत्यक्ष या संस्कार और विज्ञान वे हैं जिनमें भेदता या वियोजनीयता संभव नहीं है, जिनमें डिस्टिंक्शन या सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। द कॉम्प्लेक्स आइडियाज आर कंट्रेरी टू दीज एंड मेनी बी डिस्टिंग्विश इनटू पार्ट्स। इसके विपरीत मिश्र प्रत्यक्ष संस्कार या विज्ञान वे हैं जिनके घटकों में भेद संभव है। तो जिनमें हम भेद कर सकते हैं, भेद किया जा सकता है, वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं, और जिनमें नहीं कर सकते वो सिंपल आइडियाज हैं। ये ह्यूम के खुद के शब्द हैं ट्रिटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर में। तो देखिए इसमें जैसे हम लोगों ने ह्यूम के उसमें देखा है कि वो प्रत्यक्ष, ये दो पार्ट है ना, कौन कौन से? एक है सब में वो कर देते हैं संस्कार, यानी एक है संस्कार और इधर है प्रत्यक्ष। तो संस्कार में भी दो पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन सा? ये है संवेदन संस्कार और स्वसंवेदन संस्कार। संवेदन और स्वसंवेदन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वसंवेदन, सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन ना, स्वसंवेदन। यहाँ भी प्रत्यक्ष ये जो विज्ञान है इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन सा? स्मृति विज्ञान, कल्पना विज्ञान। विज्ञान यानी आइडिया, स्मृति विज्ञान मेमोरी, और कल्पना इमेजिनेशन ना। फिर यहाँ भी दो तरह के प्रत्यय हैं, सरल और मिश्र, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ भी दो तरह के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ भी दो तरह के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ भी दो तरह के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ये चार्ट अगर आप देखना चाहें सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, तो एक बुक है, इसकी है पाश्चात्य दर्शन की दार्शनिक प्रवृत्तियां, प्रोफेसर जगदीश सहाय श्रीवास्तव, पेज नंबर 136। कभी मिले तो देख सकते हैं, आप तो देख सकते हैं। सर ये प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन? हाँ, परसेप्शन। अच्छा, परसेप्शन के दो पार्ट्स होते हैं, मतलब दो तरह का परसेप्शन होते हैं। हाँ। हम्म। विज्ञान और संवेदन।
हाँ, सर इनको इंग्लिश में क्या बोले? संस्कार संस्कार संस्कार, इम्प्रेशंस अच्छा, और ये इम्प्रेशन। आइडियाज। हाँ हाँ हाँ, ओके। संस्कार और विज्ञान। अब आइए। अच्छा, ह्यूम, एक एक प्रश्न पूछा गया है कि थिएटर करके कुछ है ना ह्यूम के इसमें। आत्मा को ह्यूम ने क्या कहा है? माइंड इज अ काइंड ऑफ थिएटर, यानी रंगमंच की उपमा दी है। उपमा मतलब तुलना किए हैं। तो ये आप यहाँ इस आत्मा वाले में चाहे तो लिख सकते हैं कि ह्यूम के अनुसार जिसे आत्मा कहा जाता है वह अनेक संवेदों के पुंजों या समूहों के अलावा कुछ भी नहीं है। माइंड इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ कलेक्शन ऑफ परसेप्शन। माइंड इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ कलेक्शन ऑफ परसेप्शन, यानी कि ये अ, अनेक संवेदनों के समूह के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक तो आत्मा को वो कहते हैं माइंड इज द काइंड ऑफ थिएटर, यानी रंगमंच की तरह है। दूसरा ये पूछा गया है रंगमंच वाला, और दूसरा एक और एग्जांपल दिया जाता है, वो नहीं पूछा गया है, याद रखिए शायद पूछा जाए। वो कहते हैं कि आत्मा को गणतंत्र या राष्ट्रमंडल की तरह बताते हैं। माइंड इज अ लाइक अ रिपब्लिक और कॉमनवेल्थ। द माइंड इज अ लाइक अ रिपब्लिक और कॉमनवेल्थ। तो ये दो उपमाएं दी गई हैं, है ना? तो इन्हें याद रखना है। सर ये इम्प्रेशन और मेमोरी की आइडिया के बात बीच क्या का है? ये डिफरेंस क्या क्या है? बनाया? इंप्रेशन आइडियाज ये है संवेदन, ये है स्वसंवेदन। संवेदन मतलब सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन। ये और ये वाला जो है ना स्मृति विज्ञान, मेमोरी मेमोरी। और हाँ, मेमोरी और कल्पना, इमेजिनेशन विज्ञान। हाँ, सब में दो दो है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सर ये हमने बुक से भी पढ़ा था, हमें कभी नहीं समझ आता ये इम्प्रेशन और आइडियाज के बीच का डिफरेंस। हाँ, संवेदना और स्वसंवेदना किसके किसके बीच? इंप्रेशन और आइडियाज के बीच। अच्छा अच्छा, मतलब संस्कार क्या है और प्रत्यय क्या है ना? हाँ सर, संस्कार और आपने शायद विज्ञान लिखा है। विज्ञान प्रत्यय एक ही बात है। विज्ञान कहिए, आइडियाज कहिए, प्रत्यय कहिए, है ना? ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो ये एक सर, और इस बार आया था 24 में 25 में ह्यूम से, द हम्म बंडल ऑफ थ्योरी ऑफ सेंसेशन, द बंडल थ्योरी ऑफ सेंसेशन ऐसे करके। हम बोले ये माइंड इज नथिंग बट अ बंडल और कलेक्शन ऑफ परसेप्शन। आत्मा कुछ नहीं है, संवेदनों के समुच्चय का समूह है। हम्म जी सर। ये सर हम्म मतलब समझ नहीं आया थोड़ा सा, ह्यूम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं कि जिसे आप आत्मा कहते हैं, तथा कथित आत्मा, वो कुछ नहीं है, वो संवेदनों का समूह है। देखिए, कहते हैं कि जब मैं इस आत्मा का अनुभव करने के लिए अपने अंदर प्रवेश करता हूँ, तब किसी न किसी संस्कार अथवा प्रत्यय से टकरा कर रह जाता हूँ। ये संवेदनाएं, जैसे अथवा प्रत्यय, संवेदनाएं मतलब अथवा प्रत्यय गर्मी, ठंडी, प्रकाश, छाया, प्रेम, घृणा आदि से संबंधित होते हैं। मतलब इन्हीं से हमारा टकराव होता है। हमको कुछ मिलता नहीं। जब मैं आत्मा को पकड़ने चलता हूँ तो हमें कुछ मिलता नहीं। व्हेन आई एंटर मोस्ट इंटीमेटली इनटू व्हाट आई कॉल्ड माई सेल्फ, जिसको मैं आत्मा कहता हूँ, आई ऑलवेज स्टम्बल ऑन सम पर्टिकुलर परसेप्शन और द अदर, और हीट और कोल्ड, लाइट और सैड, लव और हेट्रेड, मतलब ये सारी चीजें मिलती हैं। अब समस्या ये है कि ह्यूम के फिलोसफी में ये संस्कार और विज्ञान क्या है ये बताना है। तो ये कौन बताएगा? सर मैंने मैं अपने घर से बाहर निकला और मैंने देखा कि एक दूध वाले हैं और दूध लेकर जा रहे हैं। वो किसी के घर जाते हैं और दूध को वो दे रहे हैं, मतलब दूध बर्तन में डाल रहे हैं। मैंने देखा कि व्हाइट कलर का एक लिक्विड है, उसको हम दूध कहते हैं।
अब हाँ मैं वो देख के आगे बढ़ गया। अब मैं आगे विचार करते हुए चल रहा हूँ कि काश एक दूध की नदी होती, मैं उस नदी में नहा रहा होता। तो यहाँ पर हाँ 2 चीज़ें आईं। पहली चीज़, हमने दूध को देखा। उस व्हाइट लिक्विड को हमने देखा, और जब हमने उसको देखा तो वो था इम्प्रेशन, वो संस्कार थे। और हाँ जब उन संस्कारों को लेकर उससे हम पहले नदी देख चुके थे जिसमें हम नहा चुके थे, पानी की नदी, एक नदी हम पहले देख चुके थे। तो पुरानी एक वो नदी का प्रत्यय ऑलरेडी संस्कार हमारे मन में था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उन दोनों को जोड़ रहा हूँ, उस दूध को और नदी को। अब मैं दूध की नदी बना रहा हूँ। तो कहीं न कहीं अब मैं खुद के प्रत्यय बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि संस्कार जो हैं, वो हमारे सेंस एक्सपीरियंस से मिलते हैं, सेंस ऑर्गन से, जो हमने देखा, सेंस ऑर्गन से। और जब मैंने उसको देखा, उसके बाद उसी संस्कार को लेकर, उसी इम्प्रेशन को लेकर मेरा मन खुद से अपने प्रत्यय बना रहा है, अपने आइडियाज़ क्रिएट कर रहा है। तो सेंसेशन या इम्प्रेशन जो हैं, वो हमको बाह्य जगत से मिलते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड से मिलते हैं, और फिर हमारा माइंड उनके ऊपर अपना मन मर्जी के हिसाब से आइडियाज़ क्रिएट करता है। ये 2 चीज़ें हो गई, एक तो हम लेते हैं और फिर उससे हम बनाते हैं, तो 2 चीज़ें हो गई। इसी तरीके से हाँ लॉग भी यही चीज़ कहते हैं कि प्राइमरी जो आपके आइडियाज़ होते हैं या सिंपल आइडियाज़ जो नॉर्मली हम देखते हैं, और फिर उनसे हमारा मन जो है, वो मनगढ़ंत चीज़ें बनाता रहता है। तो वही है, और फिर वहाँ पर वो एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ की बात करता है, जिसमें हम ज़बरदस्ती के कुछ प्रत्यय बनाते रहते हैं, उड़ते हुए घोड़े और ये सब। तो कुछ चीज़ें हम बाह्य जगत से लेते हैं, फिर हम ज़बरदस्ती उनको बनाते हैं। तो पहली प्राइमरी चीज़ इम्प्रेशन, और फिर उसके बाद आइडियाज़। ये बहुत हो बढ़िया। हम्म, तो कुछ क्लियर हुआ क्या? हाँ हाँ और सर, हो इसमें इसमें एक अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इम्प्रेशन होते हैं वो डायरेक्ट सेंस ऑर्गन से हमको मिलते हैं, तो इनकी जो छाप होती है वो ज़्यादा तेज होती है, यानी फोर्सफुल इम्प्रिंट होता है, और जो आइडियाज़ होते हैं वो हल्के होते हैं। तो जो हमारी हाँ देखी हुई चीज़ है उनके इम्प्रेशन ज़्यादा तेज होते हैं, इम्प्रेशन जो होते हैं वो ज़्यादा माइंड में इम्प्रिंट होते हैं, और जो आइडियाज़ होते हैं वो डिम होते हैं। इससे क्वेश्चन भी आया है। बहुत जी। बढ़िया। देखिए थोड़ा-सा और इस पे हम देखिए जब आप कहीं कभी नहीं जब हमसे कोई ये कहता है कि ये बात हमको कभी नहीं पता चली, तो हमको लगता है कि हमारा धरती पे होना ठीक नहीं है अब। चलिए थोड़ा-सा और देखते हैं। देखिए ह्यूम के अनुसार हमारा सारा ज्ञान प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन से मिलकर बना है, और प्रत्यक्ष के 2 प्रकार हैं। एक है इम्प्रेशन यानी संस्कार, और दूसरा है आइडियाज यानी प्रत्यय, इसको विज्ञान भी कहते हैं ना। संस्कार और सेंसेशन और आइडियाज, समझते चलिएगा। आशुतोष जी ने बहुत बढ़िया बताया। थोड़ा सा और हम लोग उसको अंडरलाइन करते हैं। तो ह्यूम कहते हैं कि हमारे जो संवेदन तीव्र स्पष्ट होते हैं उन्हें संस्कार कहते हैं। संस्कार के अंतर्गत सभी प्रकार के संवेदन, सेंसेशंस, इमोशंस और पैशंस, संवेदन, संवेग और मनोवेग को रखा गया है। संस्कार में क्या क्या रखा गया है? सेंसेशन यानी संवेदना, संवेदन, इमोशन यानी संवेग, और मनोवेग पैशन, ये संस्कार के अंतर्गत आते हैं। आइडियाज जो हुए हैं यानी प्रत्यय संस्कारों के धूमिल प्रतिबिंब होते हैं, जो संस्कारों पर विचार या तर्क करने से पर उत्पन्न होते हैं। जैसे जब हम गुलाब के फूल को देखते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, तब उसके रंग, आकार, सुगंध संबंधी संस्कार तुरंत हमारे मन में उत्पन्न हो जाते हैं। ये संस्कार बहुत स्पष्ट, प्रबल एवं सजीव होते हैं। ठीक है, गुलाब के रंग, आकार तथा सुगंध से संबंधित संस्कारों से प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। ये प्रत्यय संस्कारों की तुलना में क्या कम प्रबल और कम स्पष्ट होते हैं। तो इस प्रकार ह्यूम ने के अनुसार संस्कार ही ज्ञान का मूल तत्व है। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए कुछ अंतर लिखना चाहें तो ह्यूम कहते हैं कि संस्कार पहले, विज्ञान बाद में, आइडिया सेंसेशन फर्स्ट,
ना, जैसे हम लोग बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, तो ह्यूम क्या बोलते हैं? ह्यूम कहते हैं इम्प्रेशन फर्स्ट फर्स्ट, है ना। संस्कार पहले, प्रत्यय बाद में, प्रत्यय बाद में। दूसरा बोलते हैं संस्कार तेज स्पष्ट होते हैं, जबकि प्रत्यय अस्पष्ट होते हैं। संस्कार क्लियर होते हैं, हम्म, स्पष्ट होते हैं, लिखिए, हाँ स्पष्ट। और प्रत्यय क्या होते हैं? ये अनक्लियर, अस्पष्ट होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, लिखिए। संस्कार मौलिक हैं और प्रत्यय सेकेंडरी हैं। संस्कार प्राइमरी हैं, मौलिक हैं, और प्रत्यय सेकेंडरी है, गौड़ हैं ना। इधर हम प्रत्यय लिख देते हैं, ये गौड़ हैं, ठीक है। संस्कार प्रदत्त हैं, प्रदत्त मतलब सेंस डाटा ना। संस्कार क्या है? प्रदत्त हैं। और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय निर्मित हैं, कंस्ट्रक्टेड हैं, बनाए गए हैं, है ना। तो ह्यूम ने संस्कारों को दो भागों में बांटा है, एक संवेदन जो हम लोग पढ़े सेंसेशन, और दूसरा रिफ्लेक्शन यानी स्वसंवेदन। संवेदन संस्कार मन में अज्ञात कारणों से उत्पन्न होता है, जबकि स्वसंवेदन संस्कार प्रत्यय से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं। तो ह्यू जैसे एक और सेंसेशन क्या है? व्हाट वी सी, जो हम देखते हैं, व्हाट वी हियर, व्हाट वी स्मेल, पेन, प्लेजर, इमोशंस, लव, एंगर, ये सारे संस्कार हो गए। प्रत्यय क्या है? व्हेन यू रिमेंबर समथिंग, जब आप कुछ याद कर रहे होते हैं। व्हेन यू इमेजिन समथिंग, व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग, आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं। ये सब क्या है? ये सब आइडियाज हैं। तो अब इनके टाइप से बात करना है या फिर ठीक है? सर कर बोल लेते लीजिए। हैं। हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि एक तो हम लोगों ने देखा कि संस्कार दो तरह के, एक संवेदन और एक स्वसंवेदन से। तो संवेदन संस्कार मन में अज्ञात कारणों से उत्पन्न होते हैं, जबकि स्वसंवेदन संस्कार प्रत्यय से उत्पन्न होते हैं। इन संस्कारों के नष्ट हो जाने के बाद भी उनका प्रत्यय बना रहता है, यानी स्वसंवेदन का। इसके बाद यह प्रत्यय बाद में नया संस्कार उत्पन्न करता है, ठीक। ह्यूम ने प्रत्यय के भी दो प्रकार माने, स्मृति का प्रत्यय और कल्पना का प्रत्यय। स्मृति का प्रत्यय सजीव होता है, लाइव और स्ट्रांग होता है, सुदृढ़ होता है। कल्पना का प्रत्यय कमजोर होता है, वीक होता है, धूमिल होता है, ठीक। अब आते हैं प्रत्यक्ष। तो ह्यूम ने प्रत्यक्षों को भी दो तरह से बांटा, सरल प्रत्यक्ष और जटिल प्रत्यक्ष। तो जिनका हम विश्लेषण, जिनको हम एनालिसिस कर सकते हैं, जिनका एनालिसिस संभव हो, तो उनको कहते हैं सरल प्रत्यक्ष। और जटिल प्रत्यक्षों का मतलब जो जटिल प्रत्यक्ष होते हैं, कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं, उनका एनालिसिस पॉसिबल नहीं होता। जैसे जब हम गुलाब का फूल देखते हैं तो हमारे मन में तुरंत लाल रंग का संवेदन संस्कार उत्पन्न होता है? यह संवेदन संस्कार सरल प्रत्यक्ष है। क्यों? क्योंकि इसका और अधिक हम एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इस फूल को देखकर हमारे मन में इसके रूप, रंग, स्पर्श का जो पूरी तरह संवेदन संस्कार उत्पन्न होता है, तो वह जटिल है ना। जटिल इसलिए है कि उसको हम ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतनी सी बात है, चलिए। नहीं समझ आएगा तो फिर कभी बताएंगे, मतलब फिर पूछिएगा। सर इसका पहला ही होगा या दूसरा होगा आंसर? हाँ, तो पहला ही होगा ना। एबीसीडी इसमें किसको चुनौती दी? कारणता को भी नहीं माना, आगमन को भी नहीं माना, वह जगत को भी नहीं माना, हम्म। आत्मा को भी नहीं माना, केवल यही माना, तो ये छोड़ दीजिए, बाकी सब आंसर हो गया, है ना। जी जी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द मेन कंसर्न ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। तार्किक प्रत्यक्षवादियों का मुख्य सरोकार निम्नलिखित में से कौन निर्मित करते हैं? तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट क्या क्या करते हैं? यूनिटी ऑफ साइंस, विज्ञान को मानते हैं। रिफ्यूटेशन ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद का खंडन, ये नहीं होगा ना। रिफ्यूटेशन ऑफ रीजन, तर्क बुद्धि का खंडन। एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स। तो आंसर क्या होगा? एडी होगा क्या? हाँ, विज्ञान को मानते हैं और ये तर्क बुद्धि का खंडन करते हैं।
लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो थे वो विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र से प्रभावित थे। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो तार्किक प्रत्यक्षवादी थे। और इसके दो कार्य थे, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। निगेटिव क्या था? एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा का निरसन करना चाहते थे। और पॉजिटिव कार्य क्या था? वो था दर्शन का कार्य सुनिश्चित करना, यानी विज्ञानों के निर्णयों का तार्किक विश्लेषण करना, ताकि विज्ञानों के संप्रतियों में स्पष्टता आ सके। तो विज्ञान का तो होगा नहीं, आंसर हो जाएगा एडी। क्यों? ठीक, आगे बढ़े। जी सर। एडी, हाँ। तो ये वाला जो है ऊपर वाला क्या है? ये एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है ना, तो ये वाला नेगेटिव कार्य हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव, यानी भावात्मक कार्य, निषेधात्मक कार्य। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर प्रोपोनेटेड बाय लाइबनिज? लाइबनिज ने किस किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? किन सिद्धांतों को? Principle of non-contradiction, the identity of indiscriminables, the principle of sufficient reason, the principle of perfection। क्या होगा? ABC होगा सर। देर से आई हो तो गलत बताओगी। ABCD सब होगा। सब होगा। है ना? देखिए, जो लॉ ऑफ थॉट्स, विचार के 3 नियम दिए गए थे, उसमें लॉ, अच्छा ये वाला जोड़ा था इन्होंने ना, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन। और अविभेद्यों का तादाद में पूर्णता सब है। क्यों? ठीक है ना, आगे बढ़े। सर प्रिंसिपल ऑफ हाँ, परफेक्शन को एक बार बता दीजिए ना। सभी जो मोनाड्स है वो अपने आप में पूर्ण है ना, कंप्लीट है, नहीं है? एवरी हाँ। मोनाड इज अ मिरर ऑफ यूनिवर्स। हम्म। हाँ, वही तो। हाँ सर। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, कालक्रम में बनाना है। तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, हु रोट दिस? कांट कांट। हाँ, कांट। कांट एक ही बार, कांट 2 बार नहीं। फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशंस, विटgenstein। हाँ फिलॉसफी एंड विटगेन्स्टाइन। मिरर ऑफ नेचर, ये कौन लिखा? फिलॉसफी एंड मिरर लेविन। ऑफ नेचर। ये हम्म ये हम लोग एक दिन बात किए थे, डिस्कोर्स ऑन मेथड, ये है डेकार्ट। फिलॉसफी एंड मिरर ऑफ नेचर क्या हम लोग जी देखा था? सर। रिचर्ड रॉटरी इनका एक है लिंग्विस्टिक टर्न ना, और एक है ये, 2 हो गया। एक जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें कुछ एडिफाइंग फिलोसफी, हाँ, एडिफाइंग फिलोसफी मिलाने को आया था रिचर्ड रॉटरी से। तो ये हो जाएगा। फिर क्या होगा? आप सिलेबस तय किए, उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए। सबकी डीओपी ना पता हो तो, है ना? मेरे घर में सबकी पता ही नहीं रहती, पहला होगा यस सर। सर। तो छोड़ी कैसे जाए। फिर डिकाटेंगे पहला तो डी ले लीजिए, फिर डेकार्ट्स, फिर कांट ले लीजिए, कांट, ए ले लीजिए, फिर फिर विटगेन्स्टाइन, रिचर्ड फिर रॉटरी, फिर रॉटरी। विटgenstein ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, पहले फिर विटgenstein, लास्ट में रिचर्ड रॉटरी, सी। ये पहला आंसर लगाइए, ठीक है? हाँ सर। है ना? जी यस। सर। आगे बढ़े। हाँ सर। आइए, ये बताइए, अदृष्ट, अदृष्ट किसका है? न्याय। नहीं सर। हम्म हाँ वॉइस सर। क्लियर है? प्रॉब्लम है? हाँ हाँ। हेलो। यस सर। बस सर आ रही है आवाज। तो अदृष्ट किसका है? भूल गए क्या हम लोग? मीमांसा मीमांसा। तो फिर अपूर्व मीमांसा किसका का है? अपूर्व है। सर अपूर्व मीमांसा है सर। ये अपूर्व है। अदृष्ट न्याय वैशेषी का है ना? जी सर। नहीं। जी सर। हाँ सर। जी सर। सर प्रमाण हाँ, व्यवस्था, प्रमाण संकल्प में तो न्याय या बुद्धिज्म ये दोनों आएगा ना।
ये दोनों नहीं, एक बताओ। प्रमाण व्यवस्था व्यवस्था कर रहा है। में आएगा बुद्धिज्म। हम्म, देखिए प्रमाण 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 व्यवस्था, जो व्यवस्था है वो बुद्धिज्म का है, जो संप्लव है वो न्याय का है, गुड। और न्यायवाद, न्याय किसका है? सैनिज्म का है। जैनिज्म हाँ सर। अब यहाँ पे ए को मिला दिया है फोर्थ से, तो इनको क्या किया जाए? कुछ कहा जाए कि माफ कर दिया जाए? बनाने वाले को तीसरा आंसर दिया है, माफ कर दीजिए माफ कर दिया जाए? सर। अब मैं ये नहीं सोच सर, नहीं, रहा कुछ हूँ। कुछ माफ नहीं बोल करना के है। उसके बाद माफ कीजिए, कुछ बोल दीजिए एक दो लाइन इसके शब्द में। बनाने वाले ने सर ब्लंडर किया है, इसके लिए तो उसे रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हम्म। आप लोगों को जो बोलना है बोल दीजिए, हम सोच रहे हैं क्यों अपनी जुबान खराब करें। माफ कर देते हैं सर। हाँ, तो इसको मिला दीजिए ना, बाकी सब सही है। प्रमाण व्यवस्था, प्रमाण संपलो, जल्दी से बता दीजिए क्या होता है। सार प्रमाण व्यवस्था में ये बोला जाता है कि जो नॉलेज होता है एक ही सोर्स में आएगा, चाहे परसेप्शन हो या इन्फरेंस। बट न्याय हम्म, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, जो नॉलेज आता है वो वेरियस टाइप ऑफ सोर्स में आ सकता है, लाइक परसेप्शन, इन्फरेंस, शब्द प्रमाण। इसलिए अच्छा, शब्द प्रमाण भी चलता है। सही बताइए। हाँ हम्म। हाँ तब ठीक है। प्रत्यक्ष से होता है बौद्ध में, अनुमान से नहीं होता। और न्याय में, प्रमाण संप्लोग में प्रत्यक्ष अनुमान दोनों से हो सकता है। हम्म, नय का मतलब होता है ना, नय पूरी वस्तु को न समझकर उसके अंश को समझना। नय पार्शियल नॉलेज। किसी वस्तु, हाँ पार्शियल नॉलेज, किसी वस्तु के समझने का दृष्टिकोण है ना, व्यू, दृष्टिकोण है, व्यू ऑफ पॉइंट ना। ये नय 7 प्रकार का होता है: नयगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजुसूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय एवं भूत नय। तो ये फिलहाल तो जैन का लगा दीजिए ना। देखिए प्रमाण व्यवस्था मतलब ये होता है कि आपको दो तरह का ज्ञान होता है, ये दो तरह की चीजें मिलती हैं, एक स्वलक्षण और एक सामान्य लक्षण। स्वलक्षण का ज्ञान कैसे होता है? प्रत्यक्ष से होता है, बाय परसेप्शन। और सामान्य लक्षण का ज्ञान कैसे होता है? अनुमान, बाय अनुमान। इन्फ्लुएंस, अनुमान से। तो स्वलक्षण का ज्ञान कभी भी अनुमान से नहीं होगा, सामान्य लक्षण का ज्ञान कभी भी प्रत्यक्ष से नहीं होगा। मतलब एक सोर्स ऑफ नॉलेज अपने क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेगा। और वो, और न्याय में कहा जाता है कि जिसका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से हो रहा है उसका ज्ञान हमें अनुमान से भी हो सकता है। तो ये है न्याय का। तो फिर आंसर तीसरा लगा दें या ना लगाएं? आगे बढ़े ना, जाने दीजिए। सर यहाँ सामान्य मतलब जाति की बात हो रही है। हाँ, सामान्य पंच कल्पनाएं आती हैं बुद्धिज्म में। पंच कल्पना में क्या आता है याद है? नाम, जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य, ये 5 कल्पनाएं आती हैं। इनका ज्ञान हमें कैसे होता है? अनुमान से होता है। आपका नाम हिमांशी फ्रॉम राजस्थान, हिमांशी है, तो 10 साल पहले भी यही नाम था ना। तो ये क्या है? सब लोग फिर भी वही नाम ले रहे हैं, इसका मतलब, लेकिन हर क्षण तो चेंज हो रहा है सब कुछ ना, कितनी कोशिशें नहीं बन रही हैं, खत्म हो रही हैं, तो लेकिन नाम वही है। तो एक तरह से कल्पना है ना। तो ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य लक्षण है। आपका नाम क्या है? सामान्य लक्षण है, जो तुरंत तुरंत में इम्परमानेंस है, जो अनित्य है, जो मोमेंट्रीनेस है, जो क्षण प्रति क्षण बदल रहा है, वो स्वलक्षण है। तो स्वलक्षण प्रत्यक्ष से होता है, सामान्य लक्षण का ज्ञान अनुमान से होता है। ठीक है। जी सर, थैंक यू। Which of the following school of classical Indian philosophy accept a fruitful activity अर्थ क्रियाकारित्व as test of validity of cognition? कौन से शास्त्रीय भारतीय दर्शन मत संज्ञान की वैधता के परीक्षण के रूप में अर्थ क्रियाकारित्व को मानते हैं, अर्थ क्रियाकारित्व को स्वीकार करते हैं? तो देखिए दो लोग करते हैं ना, एक न्याय और एक बुद्धिज्म। इसका आंसर क्या? ए एंड सी लगाइए। ठीक है, बाकी कोई नहीं, वर्कबिलिटी हो। जैसे जेम्स। तो ठीक, आगे बढ़े। यस सर। हाँ,
एक बार हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर आए अमेरिका से। उन्होंने कहा अम्बेडकर जी जो पढ़े हैं वो उनके गुरु जी जॉन डीवी थे ना। डीवी हम लोग के सिलेबस में है। तो वो अर्थ क्रियाकारित्व की बात, वर्केबिलिटी की बात करते थे। तो उन्होंने उनसे सीखा। तो किसी बच्चे ने कहा थी तो बौद्ध मत में हमारे यहाँ धर्म कीर्ति बहुत पहले बता के गए थे, तो हम क्यों ना माने इनसे लिया। तो थोड़ी सी बहस तो आप लोग भी जानते रहे। चलिए एसी द फिलोसफिकल व्यू ऑफ एक्सीडेंटलिज्म यादृच्छावाद इज एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। बताइए यादृच्छावाद। हाँ सार्वज्ञ। चारवाक है। यादृच्छावाद ना का दृष्टिकोण किसको जाता है? चारवाक को जाता है। सर इसका हाँ मतलब क्या बता दीजिए। इसका मतलब कोई बता दीजिए तो। सर ये यादृच्छावाद तो मैकेनिज्म वाली बात ही है ना। इसको एक्सीडेंटलिज्म कहा जाता है ना। यांत्रिक। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ हाँ रही है? ये सर यस सर। हाँ हाँ, इसको एक्सीडेंटलिज्म का मतलब कोई चीज नियम से नहीं घटित होता, अचानक घटित होता है। ये सर हाँ हाँ, जैसे इनका मतलब ये कहना है कि ये जो चार्वाक हैं, ये कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोई चीज एक सिस्टम से, एक नियम से घटित होता है, लेकिन ये कहते नहीं नहीं, ये आकस्मिक कोई भी चीज घटित हो, आकस्मिक घटित होता है, उसका कोई एक्सीडेंट। सिस्टम। हाँ हाँ, उसका एक्सीडेंटलिज्म। और कोई कुछ बताना चाहे बता दीजिए। क्या बोले? पिछले वाले का क्या जब वार्ड वाला वो पीछे उसका अर्थ क्या होगा? सर आवाज नहीं आ रही। मैं हाँ ये हाँ सोच रहा हूँ कि चारवाक 4 तत्वों को मानते हैं। हाँ मानते हैं। कौन-कौन से हैं? अर्थ, एयर, वाटर फायर। आर्ट वाटर। वाटर फायर है। हाँ, इन्हीं के जैसा और कोई भी 4 तत्वों को मानता है। हाँ तो याद नहीं आ रहा है मेरे को भी सर, कौन मानता है? एम्पिडोकुलस है ना वेस्टर्न में। वेस्टर्न में डेमोक्रिटस हैं। हाँ एम्पीडोक्लीज हैं। नहीं इंडियन सर, में। इंडियन फिलॉसफी में ही हाँ आपने हम जान बताया रहे हैं था। आप इंडियन। हम जान रहे हैं आप इंडियन ही पूछ रहे थे, हम जानबूझ के वेस्टर्न बता रहे थे। सर्वास्तिवाद किसको कहा जाता है? हीन यानियों को कहा जाता है ना। तो सर्वास्तिवादी मानते हैं ना। सर्वास्तिवाद में जी कौन सर। कौन आते हैं? 2 आते हैं, एक वैभाषिक और एक सौत्रांतिक। हाँ चलिए आगे बढ़े। जी सर। सर जैनिज्म भी 4 तत्वों को ही मानते हैं ना। तो समस्या है। क्यों ऐसा है क्या? क्या सुना नहीं मैंने सर। पढ़े हम भी हैं लेकिन ठीक से जैन याद नहीं। दर्शन भी को क्या तो 4 ही मानता तत्व हूँ। मानते हैं? सर जैन 4 दार्शनिक भी। सर 4 टाइप्स ऑफ एटम्स मानते हैं और वो स्पेस को अलग द्रव्य मानते हैं। हाँ वहां पे देखिए, जैसे स्पेस जो है ना, जैसे आकाश का गुण क्या है? शब्द है ना। तो यहाँ पे जैनिज्म में आकाश को निर्गुण माना गया है, एट्रीब्यूट लेस, उसमें कोई गुण नहीं है। ठीक है। जो शब्द है, गुण है, वो पुद्गलों का है, वो पुद्गल से निकलता है। तो आकाश को माना जाता है, लेकिन वो हाँ निरवय तो है। अ, निरवय है और उसका कोई गुण नहीं है। ठीक है, इस तरह से है। हाँ ठीक। चलिए। जी सर। और भी आप लोग देखिएगा। Which of the following schools of classical Indian philosophy maintains that soul can be as big or as small as the body occupies? आत्मा जिस शरीर को धारण करती है उतनी ही बड़ी या उतनी ही छोटी हो जाती है। मध्यम परिणामवाद कौन मानता है? जैन। हाँ ये जैन हो जाएगा।
एक एक बोलते हैं कि आत्मा विभू है, कुछ लोग बोलते हैं आत्मा अणु है। तो जैन कहते हैं नहीं, ना हम ये ना मानेंगे ना वो मानेंगे, बीच में ना। तो विभू कौन मानता है, अणु कौन मानता है? सर, हाँ, वैसे इस विभू का बेसिक अर्थ क्या होता है? अणु का बेसिक अर्थ क्या होता है? अणु का नहीं, विभू का। नहीं, हम अणु का नहीं जानते ना, पहले अणु का बताओ। सबसे छोटा पार्टिकल सर। हाँ, तो उसी का उल्टा है, उसी का अपोजिट तो है, ऑल समझे? फॉरवर्डिंग। ऑल जी फॉरवर्डिंग। सर। हाँ, विभू मतलब बहुत व्यापक, बड़ा। अणु मानते हैं जो वैष्णव संप्रदाय के हैं, जैसे रामानुज ना, रामानुज, मध्व। और विभू कौन मानते हैं? शंकर मानते हैं, न्याय वैशेषिक मानते हैं, ये सब आत्मा को विभू मानते हैं ना। हम लोग बस पढ़े हैं कि न्याय वैशेषिक में जो 9 तत्व हैं उसमें 4 विभू हैं, आत्मा भी है उसमें, आकाश है विभू, दिक् और काल है, ये 4 विभू हैं, तो याद तो होना चाहिए। जैन कांत मानते हैं कि ना अणु है ना विभू है। कठोपनिषद में कहा गया है कि अ, आत्मा आत्मानं रथिं विद्धिं शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रगहमेव च। तो क्या कहा गया है? कहा गया है कि कहा गया है कि रथ, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिया घोड़े हैं, विषय मार्ग है, यानी जीव भोक्ता है और आत्मा रथी है। तो कठोपनिषद में ही कहा गया है कि आत्मा अणु से अणुतर है, यानी छोटी से छोटी है, महत से महतर है, बड़ी से बड़ी है, शाश्वत है, उत्पत्ति एवं मृत्यु से रहित है, जो शरीर का विनाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती। ये कहाँ कहा गया था सारी बातें? ये कठोपनिषद में। जो रथ रूपक की बात हुई है तो कहाँ की गई है? कठोपनिषद में की गई है, रथ रूपक की। रथ रूपक की बात वो भी करते हैं, कौन? प्लेटो भी कहते हैं, वो फिडेस में कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका फर्स्ट हो जाएगा। यम नचिकेता संवाद में ये वो होता है ना सर? कठोपनिषद में, हाँ, यम नचिकेता का संवाद है। हाँ, सही बात। आइए, which of the following schools of classical Indian philosophy does not distinguish between the process of cognition and the result of cognition? कौन प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन और रिजल्ट ऑफ कॉग्निशन में अंतर नहीं करता, यानी संज्ञान की प्रक्रिया और संज्ञान के परिणाम के बीच भेद नहीं करता? देखिए क्या हो जाएगा। प्रभाकर सर। मॉडल करते हैं क्या सर? देखिए ये ना, कौन कहता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नॉलेज ऑफ ब्लू और ब्लू, नीला रंग और नीले रंग विज्ञानवाद। के ज्ञान में कोई भेद नहीं है? कौन कहता है? वसुबंधु कहते हैं ना। वसुबंधु। हाँ, वसुबंधु कौन है? विज्ञानवादी हैं। वसुबंधु किस तरह के विज्ञानवादी हैं? सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, आत्मगत विज्ञानवादी हैं, जैसे बर्कले हैं। तो ये इनका क्या है? सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन, यानी ज्ञान की, नीले रंग का ज्ञान, और रिजल्ट ऑफ कॉग्निशन, नीले रंग है ना। एक हो गया आपका रिजल्ट ऑफ कॉग्निशन, ये हो जाएगा नीले रंग का ज्ञान ना, मतलब, और ये हो जाएगा नीला रंग। तो दोनों में अंतर नहीं है, यानी कि ज्ञान की प्रक्रिया में और ज्ञान के परिणाम में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि जो हम कुछ बाहर देखते हैं एक्चुअली में वो हमारे माइंड का प्रोजेक्शन है, मतलब हमारे दिमाग में हमारे प्रतियों का प्रोजेक्शन है, प्रतिक्षेपण है। तो एक्चुअली में बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ विज्ञान है। तो हमारे मन में नीला रंग आया तो इसका बाहर भी नीला रंग दिख रहा है, तो देयर आर नो डिफरेंस, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी में हम आपको बताए हैं कि धर्म कीर्ति देते हैं, सहो
सहोपलम्भ का नियम। तो सहोपलम्भ का नियम भी यही कहता है, क्या कहता है कि प्रत्यय और बाहर की वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। ये धर्मकीर्ति का याद रखिए सहोपलम्भ नियम। और इसी में हम आपको बताए हैं कि एक आते दिंगनांग जो धर्मकीर्ति के गुरुजी थे, ये बौद्ध न्याय, बौद्ध तर्कशास्त्र के फाउंडर माने जाते हैं। किसके? बौद्ध तर्क, बुद्धिस्ट लॉजिक के, बौद्ध तर्कशास्त्र के। ये कहते हैं कि अनुमिति और अनुमान में कोई अंतर नहीं है। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन अनुमिति एंड अनुमान। अब देखिए एक क्वेश्चन अगर आप जाके देखिएगा तो आया है जून 2016 पेपर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 36। उसमें पूछा गया है कि जी मूर रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जी मूर जो प्रत्ययवाद का खंडन करते हैं वो कैसे करते हैं? तो करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्ट ऑफ अवेयरनेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस। तो एक्ट ऑफ अवेयरनेस और ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस मतलब मूर के लिए ये प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन और रिजल्ट ऑफ कॉग्निशन में अंतर है, लेकिन ये मूर्ख चूंकि वस्तुवादी हैं, रियलिस्टिक हैं, लेकिन इन लोगों में अंतर नहीं है। ये कहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्ट ऑफ अवेयरनेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस। तो कुछ बात समझ में आई क्या? जी सर। हाँ, मूर ज्ञान की क्रिया और ज्ञान की वस्तु में भेद करते हैं और ये सब नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। यस सर। For which of the following schools of classical Indian philosophy hearing a word as a sound is perception and knowing its meaning is inference? ये क्या कह दिए? कह रहे हैं कि किसके अनुसार ध्वनि के रूप में किसी शब्द का श्रवण प्रत्यक्ष है ना? हियरिंग अ वर्ड एज अ साउंड इज परसेप्शन, यानी ध्वनि के रूप में किसी शब्द का सुनना वो परसेप्शन है। एंड नोइंग और उसको जानना, उसके अर्थ को जानना, शब्द के अर्थ को जानना अनुमान है। कह रहे हैं शब्द को सुनना प्रत्यक्ष है, शब्द और उसके अर्थ को जानना अनुमान है। देखिए अभी अभी बात हुई है जैसे, हाँ, हियरिंग ऑफ अ वर्ड इज एज अ साउंड। आप जैसे ही शब्द सुने वो खत्म हो गया, यानी क्षणभंगवाद है ना, ये स्वलक्षण है। और उसके अर्थ को आप जाने वो सामान्य लक्षण है। स्वलक्षण और सामान्य लक्षण, अभी अभी बात हुई थी। स्वलक्षण का ज्ञान बाय परसेप्शन प्रत्यक्ष, और सामान्य लक्षण का ज्ञान बाय इन्फ्रेंस अनुमान। तो अनुमान एक अप्रत्यक्ष है, एक अनुमान है, ऐसी बात कौन करता है? बुद्ध सर, बुद्धिज्म। हाँ तो बुद्धिज्म लगा दीजिए, लगा दें। सर स्वलक्षण और सामान्य लक्षण क्या है, उसका डेफिनेशन बता दीजिए। स्वलक्षण दैट्स मीन थिंग इन इटसेल्फ। कांट के फिलॉसफी में जो जैसे न्यूमेना हाँ, जो न्यूमेना होता है थिंग इन इटसेल्फ, और सामान्य लक्षण मतलब थिंग फॉर इटसेल्फ। क्यों? फिनोमेना, जो फिनोमेना मतलब सामान्य लक्षण। हाँ, फेनोमेना को बुद्धिज्म अनुमान की तरह जानता है क्या? हाँ तभी तो। नोमेना को परसेप्शन से कैसे जानता है? नोमेना मतलब थिंग, नोमेना क्योंकि वो अपना तुरंत खत्म हो जा रही है, वो अनित्य है, इम्परमानेंस है। पर वो जो हम जैसे देखते हैं वैसे ही खत्म हो गई, उसका ज्ञान वो हम प्रत्यक्ष से तो हुआ, लेकिन उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि वो तुरंत खत्म हो गई। फिनोमेना न्यूमेना, तो ये फिनोमेना है, ये न्यूमेना है। हाँ हाँ सर, सर ये डाउट आया था कि नोमेना को तो हम जान नहीं पाए, वो परसेप्शन कैसे होता है? परसेप्शन यहाँ कर सकते हैं, लेकिन उसको बता नहीं सकते बोल करके। बाह्य अनुमेयवाद सर किसका है? एक है बाह्य स्वतंत्र अनुमेय, एक है हाँ, स्वतंत्र है। हम्म,
एक है बाह्य प्रत्यक्षवाद। जो बाह्य प्रत्यक्षवाद है वो वैभाषिकों का है, और जो बाह्य जो अनुमेयवाद है वो सौत्रांतिकों का है ना? जी सर। यस सर। हाँ यस सर। चलिए, देखिए एक बात, एक वो पूछा गया था नागार्जुन का, आपके अभी वाले पेपर में क्या पूछा गया था? द्वे सत्ये समुपाश्रित्यम बुद्धानाम धर्म देशना लोक समृद्धि सत्यम च परमार्थतः। नागार्जुन कहते हैं जो व्यक्ति फिनोमेना और न्यूमेना, समृद्धि और व्यवहार, समृद्धि या व्यवहार और परमार्थ, यानी समृद्धि और परमार्थ के बीच का अंतर भेद नहीं जानता, वह बुद्ध की शिक्षाओं के गंभीर रहस्य को नहीं जान सकता। माध्यमिक कारिका में। अब ये दो सत्य हैं, समृद्धि और परमार्थ। हाँ और समृद्धि भी दो तरीके की होती है, तथ्य समृद्धि और मिथ्या समृद्धि। हाँ, अब ये समृद्धि दो तरह की है। ये डिवीजन किसने किया? चंद्रकीर्ति ने सर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सर 3 वीडियो में आप बता चुके हैं। हम्म। सत्य को इतनी बार बोलो कि वो सत्य सही में लगने लगे ना, इसीलिए बार बार बोल देते हैं। लेकिन बच्चों के कॉन्सेप्ट अभी भी थोड़े थोड़े, कस्तूरी वगैरह के कॉन्सेप्ट अभी हिले नहीं हुए नहीं, हैं थोड़े। बार बार देख लीजिएगा, जाके सुन लीजिएगा ना सभी लोग। यस सर। ठीक, अरे बोले। यस सर। हाँ सर। अब आइए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। इसको भी लगे तो क्या होगा? 1 का 2 सर। और 8 होगा। अच्छा, एक बात हम आपको बताए भी थे, चाहे तो जान लीजिए, ये स्वलक्षण और सामान्य लक्षण में अंतर थोड़ा सा लिखवाए थे। इधर आते हैं सामान्य लक्षण, इधर है स्वलक्षण, इधर है सामान्य लक्षण। स्वलक्षण क्या है? ये प्रत्यक्ष से हम जानते हैं, ये अभी भी बात हुई, ये अनुमान से जानते हैं, ये भी बात हुई ना। और ये स्वलक्षण है, ये तो वस्तु का निजी स्वरूप है, थिंग इन इटसेल्फ है ना, वस्तु का निजी स्वरूप है, थिंग इन इटसेल्फ है, निजी स्वरूप। और ये है व्यावहारिक, वस्तु का व्यावहारिक स्वरूप है, व्यावहारिक। और जो प्रत्यक्ष स्वलक्षण है वो अर्थ क्रिया सामर्थ्य है, अर्थ क्रिया सामर्थ्य है, वर्केबिलिटी होती है। और इसमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य नहीं है, लिखिए अर्थ क्रिया सामर्थ्य नहीं है। और ये कल्पना रहित है, इसमें कल्पना नहीं होती ना, इमेजिनेशन नहीं होता, कल्पना रहित है। और इसमें कल्पना युक्त होता है, हम आपको बताए पंच कल्पना, नाम जाति गुण क्रिया द्रव्य, तो ये कल्पना युक्त है, कल्पना युक्त है। और ये निर्विकल्प ज्ञान है ना, निर्विकल्प है ज्ञान है। और ये है सविकल्प ज्ञान है, क्या है? सविकल्प ज्ञान है। चलिए, एक बार राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बुद्धिज्म में निर्विकल्प और सविकल्प है, वो रसेल का जो नॉलेज बाय एक्विटेंस, नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, उसको आप कैसे मिलाएंगे? तो निर्विकल्प दैट मीन्स नॉलेज बाय एक्विटेंस, परिचयात्मक ज्ञान, नॉलेज बाय एक्विटेंस, ठीक है। और ये सविकल्प ज्ञान नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, विवरणात्मक ज्ञान, नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। इससे हम मैच तुलना कर सकते हैं, आई कंपैरिजन कर सकते हैं। प्रभाकर कहाँ गए? प्रभाकर यही तो है ना, ये है। यस सर। इस आत्मख्याति नहीं ना, 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 खरी सर। हाँ, विज्ञानवादियों का आत्मख्याति, नए नए का अन्यथा ख्याति, और विशिष्टा द्वैत, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो जो लगाना लगा दीजिए। Which of the following classical Indian philosophical text beings with the aphorism now starts the inquiry into dharma, अथातो धर्म जिज्ञासा?
अब धर्म विषयक परिप्रेक्षा प्रारंभ करते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? अथातो धर्म जिज्ञासा। मीमांसा सर। ब्रह्म सूत्र है क्या? सर ब्रह्मसूत्र से। देखिए ब्रह्म सूत्र में ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। और मीमांसा सूत्र में है अथातो धर्म जिज्ञासा। तो ये आंसर ये दूसरा लगेगा, है ना? अथातो धर्म जिज्ञासा मीमांसा का है। एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था रामानुज का स्टेटमेंट कि आपको भक्ति जानने के लिए, करने, वेदांत समझने के लिए आपको मीमांसा का ज्ञान होना जरूरी है। तो फिलहाल तो यहाँ मीमांसा लगाइए, ये याद रखिए कौन कहता है। Which school of classical Indian philosophy maintains that absence is not a positive entity? Absence यानी अभाव, अभाव कोई भावात्मक सत्य नहीं है, पॉजिटिव एंटिटी नहीं है। एंड दैट पॉजिटिव एंटिटीज अलोन बिलोंग टू रियलिटी एंड कैन बी कॉग्निज्ड। कह रहे हैं हाँ, अभाव भावात्मक सत्य नहीं है तथा केवल भावात्मक वस्तुएं ही यथार्थ से संबंधित हैं तथा संज्ञेय हो सकती हैं, कॉग्निटिव यानी उनको जाना जा सकता है। वैशेषिक सर, जाना जा सकता है। वैशेषिक। सर अद्वैत। पता नहीं। सर एक और लाइन है जन्मा 10 करके, आपने एक दो बार बीच में बोला है। हाँ वो ब्रह्म सूत्र से है, जी। वो 4 सूत्र हैं ब्रह्म सूत्र में, तो वही सर लिखा देते ये भी तो। अच्छा चलिए अभी कराते हैं, लिखवा देंगे। यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा? अभाव कोई भावात्मक सत्य नहीं है, केवल भावात्मक वस्तुएं ही यथार्थ से संबंधित होती हैं, संज्ञेय हो सकती हैं। तीसरा है सर। क्यों तीसरा है? सर क्योंकि वो मानते हैं ना असत इसको, अभाव को। असत ख्याति। देखिए हाँ चाहे तो ऐसे ऐसे बना लीजिए। कैसे भरेंगे? चलिए इसको भरना है। देखिए पहला पॉइंट लिखिए कि कुमारिल भट्ट और अद्वैत वेदांती, यानी भट्ट मीमांसक और अद्वैत, है ना, ये अभाव को कहते हैं, ये मानते हैं कि अभाव एक पदार्थ है, इसका ज्ञान अनुपलब्धि से होता है। तो यहाँ पे लिखिए पदार्थ और यहाँ पे लिखिए अनुपलब्धि, और यहाँ पे लिखिए नहीं कैसे बनाए, हाँ पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। तो भट्ट मीमांसक और अद्वैत क्या बोलते हैं अभाव एक पदार्थ है और इसका ज्ञान अनुपलब्धि से होता है। यहाँ अनुपलब्धि लिख लीजिए ना, यहाँ पे लिख लीजिए आप भट्ट मीमांसक, यहाँ लिखिए भट्ट और अद्वैत, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्रभाकर और सांख्य कहते हैं अभाव कोई पदार्थ नहीं है। यहाँ लिखिए प्रभाकर और सांख्य ना, प्रभाकर और सांख्य ये कहते हैं अभाव कोई पदार्थ नहीं है, तो क्रॉस कर दीजिए। इसका ज्ञान अनुपलब्धि से नहीं होता, क्रॉस कर दीजिए। प्रभाकर और सांख्य कहते हैं अभाव कोई पदार्थ नहीं है, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, तो यहाँ प्रत्यक्ष लिखिए, तो इस पे क्रॉस टिक करिए, ठीक है। 2 बात क्लियर हुई? जी सर। तीसरा नैयायिक आते हैं। नैयायिक यानी न्याय दर्शन, यहाँ पे लिखिए न्याय दर्शन, न्याय ना। नैयायिक बोलते हैं कि अभाव एक पदार्थ है, यहाँ टिक करिए, अभाव एक पदार्थ है, इसका ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, इधर टिक करिए, इसको क्रॉस करिए। एक आते हैं वैशेषिक कहते हैं अभाव एक पदार्थ है, ठीक है मान गए, लेकिन इसका ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता, अनुमान से होता है ना। वैशेषिक कहते हैं अभाव का ज्ञान कैसे होता है? अनुमान से होता है। अनुमान तो कहीं लिखे ही नहीं हम, अनुपलब्धि यहाँ लिख देते हैं अनुमान।
अनुमान ना, सब में क्रॉस करिए, सब में क्रॉस करिए, इसीलिए छोटे चीज को इसमें टिक करिए, समझिए। तो वैशेषिक कहते हैं अभाव एक पदार्थ है, इसका ज्ञान अनुमान से होता है। और यहीं पे आगे आप एक छूट गया बौद्ध बना लीजिए। बौद्ध कहते हैं कि अभाव एक कल्पना मात्र है, ना तो पदार्थ पदार्थ वगैरह नहीं है, क्या है, कल्पना है। अभाव यहीं पे लिखिए, अभाव कल्पना है, कौन कहते हैं, ये बोलते हैं बौद्ध, और इसका ज्ञान अनुमान से होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि अभाव कोई भावात्मक सत्य नहीं है। भावात्मक सत्य नहीं है क्या मतलब पदार्थ नहीं है। तो देखिए प्रभाकर और सांख्य कह रहे हैं ना कि पदार्थ नहीं है, कोई भावात्मक सत्य नहीं है, पॉजिटिव एंटिटी नहीं है। जब पॉजिटिव एंटिटी नहीं है यानी पदार्थ नहीं है, तो बिल्कुल सही प्रभाकर का हो गया। तथा केवल भावात्मक वस्तुएं ही यथार्थ से संबंधित होती हैं, केवल पॉजिटिव एंटिटी ही रियलिटी से संबंधित है, वही उसी को जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे प्रभाकर हो जाएंगे। बाकी और हो जाए, कोई हो सके तो आप बताइए। ये चार्ट बना के ठीक है कि नहीं, या अलग अलग लिखवा दें, अलग अलग लाइन में। नहीं सर, ठीक है सर। ठीक, तो एक बार और बोलें कि हो गया, आगे बढ़ें। हो गया सर। ठीक, आई Who among the following thinkers states the point is that the atom I wish to arrive at is the atom is of logical analysis, not the atom of physical analysis. क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्य बिंदु यह है जिस परमाणु पर मैं पहुंचना चाहता हूं। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं, यह तार्किक विश्लेषण का एटम इज लॉजिकल एनालिसिस, और यह इसका तार्किक विश्लेषण का परमाणु है, न कि भौतिक विश्लेषण का। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात हो रही है ना। मुख्य बिंदु है जिस परमाणु पर मैं पहुंचना चाहता हूं वह लॉजिकल एनालिसिस से मिलेगा, न कि फिजिकल एनालिसिस से। तो कौन, रसेल सर। What kind of relation makes a proposition true and what false cannot be further defined. ठीक है, और आगे उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, बट मस्ट बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स एड्रेस होना चाहिए टू द अबव स्टेटेड व्यू। मूर होगा क्या सर इसमें? इसका मूर होगा। जिस प्रकार का संबंध किसी प्रतिज्ञप्ति को सत्य या असत्य बनाता है उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, किंतु उसका तत्काल बोध हो जाना चाहिए। तो तत्काल बोध मतलब इंट्यूशन की बात हो रही है। तो मूर कौन है, अंतर प्रज्ञावादी है। तो क्या कह रहे हैं, उसको डिफिनेशन नहीं दिया जा सकता, यानी शुभ की परिभाषा नहीं दी जा सकती ना, तो मूर हो जाएंगे। ठीक, तो प्रज्ञावादी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंट्यूशनिस्ट। ओके। मूर, प्रिचर्ड, रास। मूर कहते हैं गुड, अपरिभाष्य है। प्रिचर्ड कहते हैं गुड के साथ साथ गुड और क्या, ड्यूटी सर। ड्यूटी। हाँ, ड्यूटी यानी कर्तव्य, ड्यूटी का परिभाष्य है। रास कहते हैं गुड, ड्यूटी और राइट, उचित, तीनों अपरिभाष्य है। रास कहते हैं शुभ भी अपरिभाष्य है, कर्तव्य भी अपरिभाष्य है और उचित भी अपरिभाष्य है। ये तीनों के तीनों क्या है, इंट्यूशनिस्ट, अंतः प्रज्ञावादी है। चलिए, धर्म इज दैट फॉर फ्रॉम विच रिजल्ट द accomplishment of exaltation and of supreme good, Nishreyas. Which school of Indian philosophy accept the above view? देखिए, धर्म वह है जिससे उत्कर्ष या सर्वोच्च शुभ का फलन होता है, यानी प्राप्त होता है। धर्म है जिससे निश्रेयस की प्राप्ति होती है। कौन से भारतीय दर्शन का संप्रदाय इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं?
तो निःश्रेयस की बात कौन करता है? न्याय वैशेषिक ना? वैशेषिक करते हैं हाँ। हाँ, तो न्याय वैशेषिक लगाइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं। नहीं, निःश्रेयस। देखिए, ये बुक आ गई है, इसको मिलाना है। एथिक्स थियरी एंड कंटेम्पररी इश्यूज, इसको मिलाइए बारबरा मैकिनन। एक का 3, एक का 3 लगाइए तो आंसर ये मिल गया। अ डिफरेंस वाइज, हाँ, इन अ डिफरेंस वाइज, ये हो जाएंगे कैरोल गिल्गिन। फेमिनिस्ट मोरालिटी, फेमिनिस्ट मोरालिटी वर्जीनिया हेल्ड। मोरल प्रीजुडियूस, एसेज ऑन एथिक्स, इसको मिलाइए क्लिनेट बेयर, है ना? हिंदी में भी यही लिखा है। ये सब फेमिनिस्ट हैं। हाँ, हमें भी लगता है। देखिए, कैरोल गिल्गिन है, वर्जीनिया हेल्ड हैं, और सब ये आप चाहे तो खोजिएगा, चाहे तो हम देख के बताएंगे। हमें लगता है सब फेमिनिस्ट हैं। एक अम, अस्पष्टता का नीति शास्त्र, एथिक्स ऑफ एम्बिग्यूटी, ये किसका है? एथिक्स ऑफ एम्बिग्यूटी, सिमोन डिवोर सर। हाँ, सिमोन डिबुआ, ये सिमोन डिबुआ का है ना, अस्पष्टता का नीति शास्त्र। तो यहाँ भी एथिक्स वगैरह की बात हो रही है, ये एथिक नारीवादी ही है सब। ये बुक्स है, ये ध्यान रखिएगा, सबके बारे में चाहे थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं देख पाइएगा तो बताइएगा, और देख के मिल जाए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ना। ये कैरोल गिल्गिन भी फेमिनिस्ट ही हैं। इनका क्वेश्चन आया है 2025 में जी गिलगिन जी से। जी। हाँ, इजीली कर देख लीजिएगा। हाँ, आइए, हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसफर आर सपोर्टर ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के सपोर्टर कौन हैं? बर्कले, बसबंधु, फिर कहाँ है आंसर? ये है बर्कले वसुबंधु, वेरी गुड, है ना? सर और फर्स्ट और सेकंड ये क्या है? वो कुछ नहीं है, फर्स्ट सेकंड ना देखो। तो एक होता है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, एक होता है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, एक होता है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, एक होता है ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म आप लोग जान गए, वर्षबंधु और बर्कले। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म प्लेटो एंड बोसांखे। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म हीगल का हो जाता है। ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म हुसर्ल, कांट और कैसे भट्टाचार्य? हाँ, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का हो जाता है। शंकर की तुलना, शंकर और हीगल से वो कर सकते हैं। हमें भी लगता है कि इनका अब्सोल्यूट ही होना चाहिए, अगर होगा तो। नागार्जुन तो शून्यवादी है ना, तो पता नहीं। फिलहाल एससीडी लगाइए। ये किस तरफ जाएंगे? ये भी अब्सोल्यूट की तरफ जाएंगे क्या? जो भी होगा कभी मिलेगा तो बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट, वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान। रॉल्स। हाँ, रॉल्स। रॉस, जॉन रॉल्स, गुड। कहते हैं कि जब कोई बात न्याय करना हो तो हमें अज्ञानता के पर्दे में रखिए, ताकि हमें पता ही न रहे ना कि कौन हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वो किस कम्युनिटी का है, किस जगह का है, किस कास्ट का है, तमाम चीजें, तभी न्याय होगा। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस जॉन रॉल्स का हो जाएगा। और टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट, तो ये, लॉक सर। जॉन हाँ, लॉक ये सर। बुक, वेरी गुड, ये बुक है जॉन लॉक की। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लिबर्टेरियनिज्म, इसको बोलते हैं स्वतंत्रतावाद या स्वच्छंदतावाद। तो ये हो जाएगा सी का दूसरा, रॉबर्ट नॉजिक का, है ना। अब मैटर ऑफ यस सर। प्रिंसिपल, मैटर ऑफ प्रिंसिपल को लगाइए आप पर डी का फर्स्ट, रोनाल्ड डॉर्किंस, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ना।
ठीक। जी सर। Who among the following leading theorists on multiculturalism has called group differentiated rights? समूहगत विभेदित अधिकारों का समर्थन कौन से बहुसंस्कृतिवाद करते हैं? विल किमलिका में, मिलेगा सर। हाँ ये किमलिका, ये आपका ट्रिफिकेट क्वेश्चन है। आई थिंक 2017-18 में आया है, किसी टाइम आया है। देखिए ये बुक है रॉबर्ट नॉजिक की, कौन सी किताब है? एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, रॉबर्ट नॉजिक। सोर्सेज ऑफ द सेल्फ, ये चार्ल्स टेलर का है, चार्ल्स टेलर का सोर्सेज ऑफ द सेल्फ। ट्रूथ एंड ट्रूथफुलनेस, बर्नार्ड विलियम्स। लिबरेशन एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, माइकल सैंडल। आंसर होगा फोर्थ। ये नए तो नहीं लग रहे हैं ना ये सब इनमें से? लग रहे सर। सिलेबस में है ना सब? हाँ है, ये फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग इनके बारे में 2-2 लाइन लिख के आइएगा, बताइएगा सबके बारे में ना, खोज के चाहे जैसे। आइए, हु स्टेट्स द फॉलोइंग, कौन कहता है? मोरलिटी, रिलीजन, मेटाफिजिक्स एंड ऑल द रेस्ट ऑफ आइडियोलॉजी एज वेल एज द फॉर्म्स of consciousness corresponding to these thus no longer retain the symbols of independence, नैतिकता, धर्म, ये सेन है क्या? अमर्त्य सेन। हाँ, सभी अन्य विचारधाराओं के साथ साथ इनसे संबंध चेतना के रूप में अतएव स्वतंत्रता की अनुरूपता को अब और अधिक समय तक नहीं बनाए रख सकते। इसका है कार्ल मार्क्स। तो अभी और करना है, अभी आज इतना ही? इतना ही सर। क्या तो क्वेश्चन हो गए सर? 25। आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर से कमेंट करिएगा। आपकी कमेंट का हमें सच में इंतजार रहता है, झूठ नहीं। तो ये जरूर बताइएगा, और क्या कैसा लगा, कैसा और क्या किया जा सकता है वो भी आप बता सकते हैं। सभी का थैंक्स आप सबको जुड़ने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों के बीच में हम सबकी बात पहुंच सके। थैंक यू।